शाम के साए गहरे हो रहे थे और गौतमा अभी तक नहीं आई थी। रेस्तोरां जिसकी बालकोनी में बैठा मैं उसका इंतजार कर रहा था, शहर के बड़े बाग के पिछवाड़े वाक़े था और किसी पुरानी खानकाह के मानिंद चीड़, यूकलिप्टस और मोलसिरी के दराज कद दरख्तों में घिरा हुआ था। उन खूबसूरत लंबे लंबे दरख्तों की नर्म और गहरी सब्ज शाखों में डूबते हुए सूरज की अलविदाई किरणें सोना बिखेर रही थीं। मौसमे बहार के दिन थे और बाग की समत से आने वाली मध्यम हवा के खुनक झोंके अपने साथ फूलों की खुशबू भी ला रहे थे। पाल में और गौतमा उसी बालकोनी में बैठकर शाम की चाय पिया करते थे। पाल पर यहाँ नज़्में नाजिल हुआ करती थीं। यूकलिप्टस की झुकी झुकी टहनियों वाले दरख्तों पर अपनी सियाह चमकीली आंखें गाड़े वो उन दरख्तों से भी ज्यादा लंबी और उलझी हुई कोई नज़्म कह डालता और फिर हमें सुनाने लगता। गौतमा को पाल की नज़्मों से ज्यादा यूकलिप्टस के दरख्तों से दिलचस्पी थी। पाल अपनी भद्दी उंगलियों में 2 मॉरियर का सिगरेट घुमाते आँखों को कभी नींदवा, कभी बंद और कभी पूरी तरह खोले नज़्म सुना रहा होता था और गौतमा अपनी घनी पलकों वाली बेदाग आँखें उठाए यूकलिप्टस की लचकीली शाखों में चहचहाने वाले रंग बेरंग परिंदों को तक रही होती थी, जैसे पाल उसे उन परिंदों की बाबत कोई अनोखी बात बता रहा हो। रेस्तोरां की फिजा पुरसुकून और खामोश थी। बालकोनी के नीचे प्लाट में रंगीन फूलों का जाल सा बिछा हुआ था। एक तरफ संगीन बेंच के ऊपर नाशपाती के दरख्त पर जा बजा सफेद फूल चमक रहे थे। एक कमसिन बच्चा बड़ी खामोशी और इन्हिमाक से घास पर गिरे पड़े फूलों को उठा उठाकर बेंच पर जमा कर रहा था। 5 साल पहले जब मैं अपनी रेजिमेंट के साथ काहिरा जा रहा था तो पाल ने आखिरी रात उसी जगह डिनर दिया था। उस शाम गौतमा तितली के परों ऐसी रंगीन साड़ी में मलबूस थी। उसके नर्म सियाह बाल बड़ी खूबसूरती से 2 लटों में गुंधे हुए थे और बाएं कान के ऊपर चंबेली की 3 कलियां मुस्कुरा रही थीं। डूबते सूरज की नारंगी शुआएं उसके संदली जिस्म में चकाचौंध सी पैदा कर रही थीं। वो एक ऐसा सुनहरी ख्वाब मालूम हो रही थी जो शुरू रात की अधपकी नींद में देखा गया हो। पाल बड़ी मुश्किल से नीली सूरज के सूट में ठसा हुआ था और कई बार कुर्सी पर पहलू बदल चुका था। वो कोल्ड बीफ के साथ ग्रीन कमल के हल्के घूंट चढ़ा रहा था और सिगरेट के साथ सिगरेट सुलगा रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे यह डिनर उसने अपने एजाज में दिया हो। हमारे सरों पर नाशपाती की नाजुक टहनियां उसी तरह सफेद फूलों से लदी हुई थीं। अगले रोज मेरी रवानगी थी। पाल और गौतमा मुझे रुखसत करने आए। गाड़ी चलने लगी। पाल ने सिगरेट एक तरफ फेंक कर कहा, मेरा मिस्री सिगरेट केस मत भूलना। और गौतमा की सोगवार आंखों ने कहा, मुझे मत भूलना। और मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और गाड़ी प्लेटफार्म से निकल गई। मैं आज वापस आ गया हूँ। 5 साल काहिरा, यरूशलेम और तेहरान में गुजार कर और मैंने अपनी आमद की किसी को इत्तिला नहीं दी। और इस दौरान में मैंने गौतमा को एक पल के लिए भी नहीं भुलाया। उसकी याद एक सदाबहार दरख्त बनकर मेरे दिल के चश्मे पर हर लहजा,
हर लम्हा अपनी पुरसुकून छाव किए रही और अब भी मैं उसी पुरसुकून छाव में चश्मे किनारे बैठा गौतमा का मुंतजिर हूँ और वो अभी तक नहीं आई। बाग के उस हिस्से की तरफ से जहाँ आम और जामुन के दरख्तों के घने खीरे थे, मरतूब हवा के नर्म झोंके आ रहे थे जो तल्ख काफी का एक प्याला पीने के बाद गर्म जिस्म को मोहब्बत से थपथपा रहे थे। मुझे गौतमा को अपनी आमद की जरूर खबर कर देनी चाहिए थी। पाल से तो खैर निपट लूंगा, लेकिन गौतमा से क्या कहूंगा? उसने तो कहा था वो मुझे लेने बंदरगाह पर आएगी, मगर 2 साल से उसने खत क्यों बंद कर रखे थे? मैं उससे नाराज ही रहूंगा। उसके खुतूत किस कदर मशहूर कुन होते थे। वो अपने खतों में मोहब्बत की पुरस्रार सरगोशियों में गुफ्तगू किया करती थी। उसके अल्फाज शबन के बेदाग मोती थे जो पिछली रात जब दुनिया सो रही होती है, फूलों भरी डालियों से ढलक कर बेमालूम आवाज में सब्जे पर गिरते रहते हैं। डॉक्टर, तुम मुझे यादों के घने जंगल में छोड़ गए हो, जहां तुम्हारी हर बात, हर खखा एक मुस्तकिल गूंज बनकर फैल गया हो, और मैं इस जंगल में तन्हा फिर रही हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदगी के लम्हात पजमुर्दा पत्तियों की मानिंद दरख्तों से रुक रुक कर गिर रहे हैं। जब बीते दिनों का ख्याल आता है तो सोचती हूँ दिन क्यों गुजर जाते हैं, और अगर उनको गुजर ही जाना है तो तुम काहिरा क्यों चले गए? खुदा की कसम, अगर तुम मेरे पास हो तो फिर सारी जिंदगी चाहे एक दिन में गुजर जाए, मैं अफसोस न करूंगी। और मैंने उसे अपनी आमद की इत्तिला तक नहीं दी। 5 साल की लंबी जुदाई के बाद जब वो अचानक मुझे यहाँ बैठे देखेगी तो उसके जज्बात की क्या कैफियत होगी। शायद वो मुझे बिल्कुल न पहचान सके और महज एक अजनबी ख्याल करते हुए मेरे पास से गुजर जाए। मगर ऐसा क्यों कर हो सकता है? मुझे खुद उसकी संग बढ़ना होगा। हाँ, मैं खुद उठूंगा और उसकी नर्म उंगलियां अपने गर्म हाथों में थाम लूंगा। मेरे खुदा, गौतमा पर शायद शादी मर्ग तारी हो जाए और उसके मुंह से दबी हुई चीख भी निकल जाएगी और उसके पतले लबों पर मुहर सी लग जाएगी, और जब ये हैरत और शादी मर्ग के बादल छट जाएंगे तो गौतमा का दिल आवेश चेहरा मसरत से सुर्ख हो जाएगा और उसके जज्बात नीले आसमान पर चमकीली धूप में परवास करने वाले सफेद बुर्राक कबूतरों की मानिंद मसरूर और हल्के फुल्के हो जाएंगे, और पाल मुझे अपने भद्दे जिस्म से लिपटा लेगा और कहेगा, मेरा मिस्री सिगरेट केस। मैंने मिस्री सिगरेट केस निकाला और सिगरेट सुलगाकर शाम के आखिरी पुरस्कू और अफसुर्दगी में शराबोर लम्हात में हल्के हल्के कश लेने लगा। बाग में अंधेरा बढ़ रहा था और हवा ज्यादा मरतूब थी और ज्यादा ठंडी हो गई थी। बालकोनी के नीचे प्लाट में नाशपाती के फूल अपनी टहनियों पर सो गए थे। मेरे इर्द गिर्द थोड़े थोड़े फासले पर कुछ लोग बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक से चाय, काफी और ठंडी चीजें पी रहे थे। निचली मंजिल के हॉल में लोगों के आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की आवाजें भुनभुनाहट सी पैदा कर रही थीं। मेरे सामने यूकलिप्टस की झुकी हुई टहनियों और चीड़ के नुकीले झूमरों के अकब में नीले आसमान पर रात का अव्वलीन ज़र्द सितारा चमकने लगा था और परिंदों की टोलियां शहर की तरफ से आम और जामुन के घने खीरों की समत लौट रही थीं।
उस रोज भी रात का अव्वलीन सितारा चीड़ और यूकलिप्टस के पीछे नमूदार हुआ ही था, और मैं उसी तरह सिगरेट के हल्के हल्के कश ले रहा था कि गौतमा पहली बार इस रेस्तोरां में दाखिल हुई। उसके हमराह उसकी छोटी बहन थी, जिसने यास्मीन के नाजुक फूलों से भरी हुई बेद की छोटी सी टोकरी बाजू में लटका रखी थी। खामोशी और इत्मीनान से बालकोनी के आखिरी हिस्से में बैठकर उन्होंने चाय पी और उसी अंदाज से रेस्तोरां से निकलकर बाग की तरफ चली गई। 3 दिन बाद मैंने उसे फिर देखा। उस रोज इसके हमराह एक बूढ़ा सा आदमी भी था, जो भूरे रंग के ढीले ढाले सूट में मलबूस छड़ी हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मोलसिरी के दरख्तों वाली पुरानी सड़क पर से होते हुए ये लोग दूसरी तरफ घूम गए। 2 रोज बाद इतवार था और इतवार की शाम को गौतमा फिर आई। अब वो हर दूसरे तीसरे शाम को कभी अकेली और कभी अपनी छोटी बहन के हमराह रेस्तोरां में आती और चाय वगैरह पीकर वापस चली जाती। पाल और मैं रेस्तोरां करीब हर रोज बिला नागा आते थे, और अब हम बागों के चक्कर भी काटने लगे थे। पाल गौतमा के लिए ज्यादा बेचैन था। वो पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की चाहता था जो रेस्तोरां में उसके साथ बैठकर चाय वगैरह पिए और फिर उसकी यूकलिप्टस के दरख्तों जितनी लंबी और हर दूसरे तीसरे मिसरे पर फैलती और सिकुड़ती नज़्में सुनकर उसे दाद भी दे। वो गौतमा को मुंतखब कर चुका था, और एक शाम गौतमा को पाल के साथ मेज की तरफ बढ़ते देखकर मैं दम बखुद रह गया। आपसे मिलिए। पाल ने हमें एक दूसरे से मुतारिफ कराया और हम खामोशी से बैठ गए। गौतमा के हमारे पास बैठते ही हमें एक बड़ी ही खुनक और लतीफ खुशबू ने घेर लिया। यूं मालूम हो रहा था जैसे गौतमा हर किस्म के फूलों से लदी हुई सेज पर से उठकर आ रही है। उसका लिबास भी तकरीबन सफेद और नर्म था और फूलों का ढेर सा मालूम हो रही थी। पाल कई किस्म की मीठी और नमकीन चीजों का ऑर्डर देकर सिगरेट सुलगाए आंखें झपका झपका कर गौतमा से न मालूम किस मौजू पर मसरूफ़े गुफ्तगू था, और मैं कभी यूकलिप्टस की नर्म और शर्मीली टहनियों को देख रहा था और कभी गौतमा की आंखों पर झुकी हुई झालरी पलकों को डोट। गौतमा की आवाज ताजा और मध्यम थी। बोलते हुए उसका निचला होंठ कदरे सिकुड़ सा जाता था और आंखों पर पलकों की झालरें कई बार झुक झुक जाती थीं। गौतमा का लहजा उसकी आवाज से ज्यादा पुरस्रार और मुक़द्दस था। यूं महसूस होता था कि वो हमसे गुफ्तगू नहीं कर रही बल्कि दबी ज़बान में हमें कोई आसमानी पैगाम सुना रही है, जो उस पर खुदा की तरफ से नाजिल हुआ है। और जब वो हमसे रुखसत होकर रेस्तोरां से बाहर निकल गई तो पाल ने केक का एक पीस मुंह में डालकर ठंडी चाय का लंबा घूंट चढ़ाया और सिगरेट राखदान में मसल दिया। उसने दोनों टांगे दूसरी कुर्सी पर फैला दी और अपनी एक होने वाली नज़्म का आखिरी मिसरा गुनगुनाने लगा, और अलिफ लैला की शहजादी मुझसे क्या कहती है। पाल से जुदा होकर बागात में से गुजरते हुए मैं गौतमा के मुतल्लिक सोच रहा था और मुझे कुछ इस किस्म का एहसास हो रहा था जैसे मैं किसी पुराने माबद के ज़मींदोज़ सर्द खाने में खड़ा हूँ और मेरे सामने संगीन फर्श पर सियाह आँखों और ज़ाफ़रान में डुबोई हुई नर्म उंगलियों वाली नीम उड़िया देवदासियों के रक्सा जिस्म उदोंबर की खुशबू की लहरों पर शोलों की मानिंद थिरक रहे हैं।
मैं आगे बढ़ रहा था और हर कदम पर मुझे दुधिया गुंबदों, संगीन 12 दरियों और शफ्फाफ नदियों वाले बागात के सुनहरी दरवाजे यके बाद दिगरे खुलते मालूम हो रहे थे। और मैंने चाहा गौतमा मेरे पास हो और मैं उसे कहूँ, गौतमा तुम गौतमा नहीं गौतम बुद्ध हो, मोनालिसा हो, देवी साइकी हो, बहार का अव्वलीन फूल हो, शाम का पहला सितारा हो और पेरिस की एक शाम हो। दूसरी मुलाकात पर गौतमा ने हम दोनों को अपने बूढ़े बाप से मिलाया और फिर एक रोज उसने हमें अपने घर चाय पर आने की दावत दे दी। उस रोज पाल के सूट का रंग हल्का फाख्तई था और चॉकलेट रंग की छोटे छोटे बसंती फूलों वाली टाई उसे बड़ी सज रही थी। गौतमा का घर बाग के जुनूबी हिस्से की तरफ था। पथरीली स्लेटों की ढलवानी छत वाला ये घर लकड़ी के 3-4 कमरों में बटा हुआ था, जो बड़ी खुश सलीकी से सजाए हुए थे। मकान के सामने छोटा सा बाग था, जिसमें गेंदा और असली गुलाब और गुलदाउदी की क्यारियां थीं। एक तरफ अनारों के चंद दरख्त थे, जिनमें सुर्ख सुर्ख कलियां फूट रही थीं। मकान के पिछवाड़े बावर्ची खाने के बाहर लीमू के झाड़ों में सफेद फूल खिले हुए थे। गुलाब और गुलदाउदी की क्यारियों के दरमियान नरम घास पर सब्ज मेज के गिर्द 3-4 कुर्सियां पड़ी थीं। मेज बिल्कुल सादा थी और उस पर कोई मेजपोश नहीं था। ऐन वस्त में गुलाब के प्याजी फूलों से भरा हुआ गुलदान पड़ा था। एक तरफ गौतमा हल्के किरमिजी रंग की साड़ी पहने किताब पढ़ रही थी और दूसरी तरफ उसका बूढ़ा बाप अखबार पढ़ रहा था। बावर्ची खाने के दूधकश में से आहिस्ता आहिस्ता नीले रंग का धुआं उठ रहा था। हमें मकान के अहाते में दाखिल होते देखकर गौतमा और उसका बाप उठ खड़े हुए। गौतमा का संदली रंग उस शाम बेहद निखरा हुआ था और नर्म हवा के मरतूब झोंके उसके सियाह बालों से खेल रहे थे। दिन ढल रहा था और आखिरी धूप का सुनहरी गुबार हमारे इर्द गिर्द फैल रहा था, जिसकी मुलायम चमक में फूलों की क्यारियां, गहरी सब्ज घास, दरख्तों की चमकीली फुनगे और गौतमा की निखरी हुई बेदाग आंखें और नीला आसमान और पाल की बसंती फूलों वाली टाई अपने मामूल से बढ़ चढ़ कर दिलकश और मेहरबान महसूस हो रही थीं। गौतमा की तरफ से आने वाली हवा के झोंके नरम और खुशबूदार थे। चाय हमने प्लाट में ही पी। चाय के बाद पाल हस्ब आदत पतलून की जेब से खाकी रुमाल निकालने के लिए उठा। रुमाल निकाला और बैठा और मुंह पोंछा और गौतमा के बाप से जर्मन अदब पर पिछली जंग के असरात गुफ्तगू करने लगा। बूढ़ा जर्मन अदब के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता था, फिर भी वो मजबूरन पाल की बातों में दिलचस्पी जाहिर कर रहा था। गौतमा कभी उन दोनों को देखती और कभी मेरी तरफ देखकर ज़ेरे-लब मुस्कुरा देती। उसके ख्याल में उसका बाप सीधा सादा और शरीफ आदमी था, जिसे सिवाय अखबार बीनी और अपनी बच्चियों के दुनिया की किसी और शय से दिलचस्पी नहीं थी। और मैं सोच रहा था अगर पाल ने अपनी यूकलिप्टस के दरख्तों ऐसी कोई नज्म शुरू कर दी तो कहीं बूढ़ा उसे रोक न दे, क्योंकि मैंने बूढ़े को किसी वक्त भी यूकलिप्टस के दरख्तों की तरफ दिलचस्पी से तकते हुए नहीं देखा था। अच्छा ही हुआ कि पाल की नजर यूकलिप्टस पर नहीं गई और वो विकी बाम और इशरोड के अदबी मुहर्रिकात में ही बूढ़े को घुमाता रहा। गौतमा की छोटी बहन अंदर से अपनी तस्वीरों वाली किताब ले आई
और मुझे और गौतमा को रंग बिरंगी तितलियों, चिड़ियों, रेलगाड़ियों, जहाजों और मछलियों की तस्वीरें दिखाने लगी। बावर्ची खाने की तरफ से लीमू के फूलों की तुष खुशबू आ रही थी। गौतमा ने एक दो दफा बड़ी अफसुर्दा निगाहों से मुझे और फिर पाल को देखा, जो उसके बाप से जबड़े हिला हिला कर गुफ्तगू करने में मसरूफ था। मैं गौतमा की उन निगाहों को बिल्कुल न समझ सका। जब हम वहां से उठकर बाहर सड़क पर आ गए तो पाल जोर से छींका और उसने सिगरेट एक तरफ फेंक दिया और एक जगह दीवार के साथ लगकर पेशाब करने लगा। जर्मन अदब पर पिछली जंग के असरा। रेस्तोरां में हम एक दूसरे के करीब बैठे घंटों बातें करते रहते। बागात की सायादार परस्कू रविशों पर हमारे बुलंद खखों की तेज आवाजें कई राहगीरों को चौंका देती और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे गौतमा और मेरे दरमियान 7 रंगों वाली कौस एक उजर का एक आसमानी पुल तैयार हो रहा है और हम उस पुल की रंगीन शाहराह पर ख्वाब ऐसी कैफियत में एक दूसरे की समत बढ़ रहे हैं। आगे आगे और आगे पाल हर बार कोई न कोई नज्म पेश कर देता और गौतमा उसे दिलचस्पी के साथ सुनती और फिर पाल से उसका मतलब समझती और फिर अपनी राय का इजहार कर देती। मगर कुछ अरसा बाद गौतमा ने चीड़ और यूकलिप्टस के छरेरे दरख्तों को तकना शुरू कर दिया। पाल अपनी नज्म सुना रहा है और गौतमा बेमानी अंदाज में पुरस्रार टहनियों और नुकीले झूमरों वाले दरख्तों को तक रही है। चीड़ और यूकलिप्टस के खामोश और बेज़बान दरख्त, और गौतमा उन दरख्तों की मानिंद खामोश और बेजुबान होती गई और पाल उसकी खामोशी से चिढ़ने लगा। वो मुसलसल बोले जाता और गौतमा अपने मखमली रुखसार हथेली पर रखे गहरी सियाह और शफ्फाफ आँखों पर घनी पलकों का साया किए बुत्सी बनी दरख्तों के ऊपर नीले आसमान पर परिंदों की अपने रैन बसेरों की तरफ लौटती टोलियों को घूरती रहती। उसकी खामोशी एक धुंधले रंग का अफसुर्दा बादल बनकर रेस्तोरां और फिर बाग और फिर कायनात पर छा जाती और गौतमा की किताबी पेशानी पर किसी अनजाने गम की बेमालूम तहरीरें डूबने उभरने लगती। चाय की सब्ज प्याली पर झुके झुके सिगरेट का धुआं अपने नथुनों से छोड़ते पाल कई बार अपनी होने वाली नज्म का आखिरी मिसरा गुनगुनाता और अलिफ लैला की शहजादी मुझसे क्या कहती है, लेकिन अलिफ लैला की शहजादी किसी से कुछ न कहती और बुत बनी बैठी रहती और उसकी ये बेज़बान खामोशी एक पुरस्रार सवाल बनकर लंगर की मानिंद मेरी रूह की गहराइयों में उतर जाती। मैं खामोश क्यों हूँ? मैं खामोश क्यों हूँ? तुम खामोश क्यों हो गौतमा? हम बालकोनी में तन्हा थे। गौतमा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट गुरूब होते हुए सूरज की आखिरी किरण की मानिंद गमगीन, अफसुर्दा और मलूल थी। सुबह दम बुझते दिए की अलविदाई चमक थी, जिसने पल भर के लिए गौतमा के चेहरे पर फैलकर उसकी खामोशियों के सायों को तारीक तर बना दिया। और फिर वही सवाल, फिर वही लंगर, गौतमा तुम क्या सोचती रहती हो? गौतमा ने मेरी तरफ निगाहें उठाईं और फिर गर्दन झुकाई और मगरिबी दरख्तों के पीछे सूरज उफुक के लाला जारों में डूब गया। गौतमा, मैं चाहता हूँ हम इसी तरह एक दूसरे के साए में जिंदगी गुजार दें। क्या तुम भी यही चाहती हो? यही चाहती हो ना गौतमा? बोलो गौतमा, तुम खामोश क्यों हो?
तुम्हारी खामोशी नंगी तलवार बनकर मेरे सर पर लटक रही है। ये किसी वक्त भी गिर सकती है गौतमा। जवाब दो, बोलो। और गौतमा की पलकों पर आंसुओं के सितारे टूटने लगे। गौतमा, मैंने दोनों हाथों से उसका फूल ऐसा चेहरा ऊपर उठा लिया और गौतमा फूट पड़ी। और जब अलिफ लैला की शहजादी ने बताया वो खामोश क्यों थी, जब मोनालिजा ने कांपते होंठों और मध्यम आवाज में उस राज को बेनकाब कर दिया जो एक अरसे से उसके सीने पर सांप बनकर लौट रहा था, तो शाम का अव्वलीन नौखेज सितारा टूटकर बुझ गया और पेरिस की शाम मिस्र के खंडरात की भयानक रात में बदल गई और मुझे गहरी और संगलाख नचानों के ऊपर तना हुआ कौस एकुज़ह का आसमानी पल डोलता और फिजा में तहलील होता महसूस हुआ और पुल झूलता गया, डोलता गया और उसके बंद उखड़ने लगे और तख्ते चरचराने लगे जैसे उस पर बेअंदाज बोझ लाद दिया गया हो। जैसे पाल अपना भारी भरकम जिस्म लिए उस पर उछल रहा हो, कूद रहा हो। और गौतमा के नुकूश डूबने लगे और पाल का भद्दा जिस्म उभरता गया, फैलता गया और फैलता गया। नहीं नहीं, ये गलत है गौतमा, बिल्कुल गलत है। डॉक्टर, खुदा के लिए मुझे गलत न समझो। मैं तुम दोनों को चाहती हूँ। मैंने अपनी मोहब्बत का आंचल तुम दोनों पर एक साथ डाला है। तमाम बच्चों की मानिंद तुम्हारी मोहब्बत ने इस दिल में एक ही वक्त में जन्म लिया है। पाल और तुम और पाल ये एक ही टहनी के दो फूल हैं जिन पर मेरी मोहब्बत शबन बनकर एक साथ गिरी है। मेरे दिल के माबद में तुम दोनों की मूर्तियां हैं। तुम मेरी जिंदगी के किनारे हो और मेरी मोहब्बत के सुनहरी तेज रफ्तार पर हो और मेरी कश्ती के बादबान हो और मेरी अजीम उशान मस्जिद के मीनार हो और मैं एक पुल की मानिंद तुम दोनों के सहारे जिंदा हूँ। और अगर मैं मुजरिम हूँ, अगर मैंने किसी देवता की तौहीन की है तो लिल्लाह मेरी खाल नुचवाने से पेशतर मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं इस वसीअ दुनिया में कोई ऐसी औरत तलाश कर सकूं जिसके सीने में एक साथ दो शोले भड़क रहे हों। मैं उसे अपने साथ लाऊंगी और तुम्हारे पास बिठाकर उससे ये पूछूंगी कि वो कौन सी घड़ी थी जब उसने बैक वक्त दो इंसानों में अपना दिल बांट दिया था, और वो कौन सा दिन होगा जब वो एक से दामन छुड़ाकर हमेशा के लिए दूसरे की हो जाएगी। डॉक्टर, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे दुख होगा अगर तुम और पाल एक दूसरे से बिछड़ जाओगे। ये पुल जो तुम दोनों के सहारे कायम है टूट जाएगा। मेरी मोहब्बत की बेल तुम दोनों से अपनी गिजा का मीठा रस मुहैया करती है और फिर उस बेल की सरसब्ज पत्तियां मुरझाकर सूख जाएंगी। डॉक्टर, इस पुल को, इस हरी भरी बेल को, इस अजीम उशान मस्जिद को, इस कश्ती को तुम्हारी जरूरत है, पाल की जरूरत है। गौतमा बोलती गई। उसके अल्फाज जुगनों की मानिंद शाम की धुंधली फिजा में जलते रहे, बुझते रहे और उसकी आवाज मध्यम होते होते सरगोशियों में तब्दील हो गई और उसने हारे हुए जुआरी की तरह अपना थका हुआ सर मेरे शाने से लगा दिया और हमारे ऊपर दरख्तों की पुरपेच टहनियों में शाम का सोगवार सितारा कांपने लगा। मेरे अच्छे डॉक्टर, गौतमा की आवाज में उतरे हुए दरिया का सुकून था।
उसकी आंसुओं से धुली हुई आंखें नीम सुर्ख और चमकीली थीं, जैसे उनके अकब में मोमबत्तियां रोशन हो गई हों। मशरिकी दरख्तों के किनारों पर मुलायम रोशनी का गुबार सा फैल गया और दूसरे लम्हे गोल और सुर्ख चांद का उतरा हुआ चेहरा हमें अफसुर्दगी से देखने लगा। गौतमा हौले से मुस्कुराई और उसका सफेद आवेजा झिलमिला उठा और शाम का सितारा तेजी से कांपने लगा। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते देखना चाहता हूँ गौतमा। हम हमेशा मुस्कुराएंगे डॉक्टर, हमेशा। और गौतमा मुस्कुराती गई और मैं भी मुस्कुराने लगा और कौस एक उज़्ह का पल साकित हो गया और इसके आसमानी रंग ज्यादातर और ज्यादा शोख दिखाई देने लगे और मैं और गौतमा बाजू हवा में उठाए उस नूरानी धनक में एक दूसरे की तरफ बढ़ते गए और वक्त गुजरता गया। मैंने घबराकर वक्त देखा। वक्त काफी गुजर चुका था मगर गौतमा अभी तक नहीं आई थी। मैंने फिर सिगरेट सुलगाया और हल्के हल्के कश लेने लगा। अब रात छा रही थी और रेस्तोरां के अंदर और बाहर जा बजा बिजली के लैंप रोशन हो गए थे। बाग की तरफ से रात की रानी की मीठी खुशबू आ रही थी। कभी कभी किसी तेज सीटी या खखे की आवाज भी आ जाती थी। मुझे पाल से सख्त गिला था। कमबख्त ने इतनी मुद्दत में एक भी खत नहीं लिखा और अगर गौतमा के खत में कुछ लिखवाया भी तो वही मिस्री सिगरेट केस। मुझे दफतन यहाँ देखकर हैरान तो वो भी खूब होगा। पहले तो हस्बे आदत अपनी छोटी छोटी सियाह आंखें कई बार झपकाएगा और फिर एकदम मुझ पर गिर पड़ेगा, अरे तुम। और मैं उससे पूछूंगा गौतमा कहाँ है, और वो कहेगा यही है। तुम कहो मेरा मिस्री सिगरेट, और मैं उसे कहूंगा वो पहले से तो ज्यादा खूबसूरत हो गई होगी। उसके चमकीले सियाह बाल ज्यादा लंबे हो गए होंगे और उसकी आंखें। मगर पाल वो कहाँ है? और पाल कहेगा जरा दम लो कमबख्त, चाय तो पी लेने दो। और वो चाय की प्याली पर झुककर मिस्री सिगरेट का धुआं अपने नथुनों से खारिज करते हुए कहेगा, और अलिफ लैला की शहजादी मुझसे क्या कहती है? और अलिफ लैला की शहजादी कहेगी, तुमने इतनी देर क्यों कर दी डॉक्टर? तुम्हारे बगैर जिंदगी के दिन खुश्क पत्तों की तरह अपनी टहनियों से झड़-झड़ कर गिर रहे थे। और मैं कहूंगा गौतमा, मेरी गौतमा, इन पत्तों का गम न करो जो मुरझा चुके हैं और अपनी शाखों से टूट गए हैं। इन कोमपलों को देखो जो नई नवेली दुल्हन की मानिंद शर्मा शर्मा कर फिर से फूट रही हैं। ये नौखेज नर्म कुंवारी कोमपलें। और मैं मिस्री सिगरेट का तीसरा कश लगा रहा था कि दरवाजे में पाल नमूदार हुआ। भूरे रंग के ढीले ढाले सूट में मलबूस, एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ की उंगली एक खूबसूरत 9 उम्र बच्चे को पकड़ाए वो गौतमा के बाप ऐसी संजीदगी और पुख्तगी से कदम उठा रहा था। पाल मेरी समत बढ़ रहा था और बालकोनी मुझे पीछे की तरफ खिसकती महसूस हो रही थी। वो आगे आ रहा था और बालकोनी पीछे जा रही थी। पाल रुक गया और बालकोनी भी रुक गई और वो मुझे तकने लगा। उसकी छोटी छोटी सियाह आंखें पत्थर की मानिंद मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं और वो अपनी छड़ी की तरह बेजान बुत बना खड़ा था।
मैं खुद ब खुद उठा और उसके करीब गया। मैंने आहिस्ते से पूछा, गौतमा कहाँ है? इस कद आहिस्ते कि मैं खुद अपनी आवाज बमुश्किल सुन सका। लेकिन पाल ने गौतमा का नाम सुन लिया था। वो खामोश रहा। उसकी बेरंग निगाहें मेरे माथे पर सर्द हवा के तेज झोंकों का काम कर रही थीं। मैंने तकरीबन चीख कर पूछा, पाल मुझे यूं मत देखो। तुम चुप क्यों हो? गौतमा कहाँ है? और पाल ने उस खूबसूरत बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर। गौतमा ने मुझसे, और उसके बाद मैं कुछ न सुन सका। यहाँ समात की हद खत्म हो जाती थी और तारीख खलाओं में सनसनाती हुई खौफनाक खामोशियों का आगाज होता था और मैं उन तारीख खलाओं में उतरता गया और ज़मींदोज़ माबदों के सर्द खानों में गौतम बुद्ध, मोनालिसा और साइकी के मुजस्समे एक साथ ज़मीन पर औंधे मुँह आन गिरे और शाम का सितारा टूट गया और पेरिस की शाम बुझ गई और आसमानी धनक का पुल अपना तवाज़ुन खो बैठा। वो डोलने लगा, झूमने लगा, जैसे उस पर बेअंदाज बोझ लाद दिया गया हो। जैसे पाल अपना बोझिल जिस्म लिए उस पर उछल रहा हो और पाल जोर जोर से उछलने लगा और पुल के तख्ते चरचराए, उखड़े और पुल टूट गया।